आज हमारे साथ हमारे दो एमिनेंट स्पीकर जुड़े हुए हैं। पहले स्पीकर प्रोफेसर ब्रजभूषण जी हैं, जो आईआईटी कानपुर ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। दूसरे प्रोफेसर हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर धनंजय जी हैं। दोनों ही स्पीकर अपने क्षेत्र में महारत रखते हैं। इनके बारे में कुछ भी कहना तो शायद वेबिनार का पूरा समय मैं इनके इंट्रोडक्शन में दे दूं, पर उन सबसे बढ़कर अगर मैं कोई बात यहाँ पर कहना चाहूँगी तो वो ये है कि मुझे इस बात का गौरव जरूर होता है कि आप दोनों ही मेरे बैचमेट हैं। और मैं इस बात के गौरव के साथ पहले स्पीकर का परिचय आपके समक्ष पेश करती हूँ। हमारे फर्स्ट एमिनेंट स्पीकर जो हमारे बीच में मौजूद हैं वो हैं ब्रजभूषण जी। आपको जैसा कि सर ने भी बताया कि आपको बेस्ट एक्सीलेंस टीचर अवार्ड भी इस बार मिला है। इसके अलावा आपके जो इंटरेस्ट ऑफ एरिया है वो कॉग्निटिव न्यूरो साइकोलॉजी, कॉग्निटिव इकोनॉमिक्स एंड मेंटल हेल्थ एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस ग्रोथ से है। साथ ही आपने एक असेसमेंट टूल्स भी डेवलप किया, दैट इज ब्रेन इंटेलिजेंट टेस्ट 2020। ये मैं यहाँ एक्नॉलेज करूँगी। इसके साथ ही साथ आप वीडियो बेस्ड प्रोजेक्टर टेस्ट पर्सनैलिटी, इंडियन इफेक्टिव पिक्चर डेटाबेस, और अगर मैं पढ़ने लगूँ तो शायद पूरा सेमिनार का समय निकले। इसके साथ आपको बहुत सारे फेलोशिप एंड अवार्ड भी मिले हुए हैं, जिसमें जो आपके अवार्ड हैं वो भी मैन ऑफ द ईयर अवार्ड आपको मिला हुआ है। इसके साथ ही रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड भी आपको प्राप्त है। तो बहुत सारे अवार्ड, और इन सब से ऊपर उठकर जो मैं आपके बारे में कहूँ वो ये है कि श्रेष्ठता विचारों में होनी चाहिए, गंभीरता व्यवहारों में झलकनी चाहिए। श्रेष्ठता विचारों में होनी चाहिए, गंभीरता व्यवहारों में झलकनी चाहिए। शब्दों में तो सभी लोग बड़े होते हैं, शब्दों से तो सभी लोग बड़े होते हैं, बड़प्पन वो है जो व्यक्तित्व में झलकनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रोफेसर ब्रजभूषण जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह आज अपना उद्बोधन। दीदी, मैं भी ब्रजभूषण सर के लिए एक लाइन यहाँ पे एडमिट करना चाहूंगी। अभी कुछ देर पहले मेरी मुलाकात एक डेंटिस्ट से हुई, जो बेसिकली मैं क्लिनिक में हूँ, और वो आई। मैंने उनको बताया कि अभी ब्रजभूषण सर का लेक्चर होगा, साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत अच्छे। तो कह रही है, हाँ मैंने उनका नाम सुना है। तो हम सिर्फ साइकोलॉजी प्रोफेशन वाले नहीं, जो अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनमें भी ब्रजभूषण सर इतने फेमस हैं कि उन्होंने उनके 2-3 टेस्ट बता डाले कि एंजाइटी पे ये काम है, जो स्पेशल बच्चों पे काम कर रही थी, और डेंटिस्ट है, पीएचडी है। और उसने जब बोला तो मुझे लगा कि अभी तक तो हमने ही सुना था, और सर को अदर लोग भी जो दूसरे प्रोफेशंस वाले संध्या, हैं वो इनके इस भी व्यक्तित्व जानते से हैं। हम लोग अपने स्टडी लाइफ से वाकिफ हैं। सर मल्टी हाँ डायमेंशनल पर्सनालिटी को पूरी तरह परिभाषित करते हैं। तो मैं हाँ ब्रजभूषण सर को आमंत्रित करती हूँ। संध्या हमारे यहाँ इस वक्त टेक्निकली इस चीज़ को अभी सपोर्ट कर रही हैं, और साथ ही हमारे यहाँ की पुरानी स्टूडेंट भी हैं, और लखनऊ में आप क्लिनिक रन करती हैं। तो संध्या जी धन्यवाद आपको इस बात पर एक्नॉलेज करने के लिए। थैंक यू ब्रजभूषण सो जी मच। को मैं सादर आहूत करती हूँ। मिथिलेश जी, मेरी आवाज बहुत क्लियरली आ रही है उस तरफ? जी बिल्कुल साफ आ रही है। प्रधानाचार्य महोदय, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के तमाम मेरे कलीग्स अग्रसेन महाविद्यालय के, और वो तमाम प्रतिभागी जिनको मैं देख तो नहीं सकता हूं, पर मुझे उम्मीद है कि जैसा मैं सुन रहा हूं कि कई सारे लोग आप यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। और खासतौर से जिस तरह से मिथिलेश जी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, तो उन्होंने आपको बहुत क्लियरली शुरू में ही बता दिया कि मैं उनके आदेश का पालन करने आया हूँ। उन्होंने बताया हैं, और तब से आज तक एक बड़ा ही कह लीजिए कि एक उद्वेलित करने वाले विषयों पर हम में से तमाम लोग अपनी राय रखते हैं। और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें ऐसी हैं जिस पर आपने अभी 3 लोगों को सुना, और तीनों ही लोगों ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से आपसे तमाम चीजें बताई। क्योंकि 12 बजे तक इसको कंक्लूड होना है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। दरअसल अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन देखें मानसिक स्वास्थ्य का,
तो बड़ा ही एक पॉजिटिव काइंड ऑफ डेफिनेशन है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति को अपनी क्षमता का एहसास होना चाहिए, साथ ही जीवन के जो सामान्य तनाव हैं, काबिलियत होनी चाहिए। किसी की माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, ये डिस्ट्रक्शन अच्छा नहीं है बार बार। हम अपने पार्टिसिपेंट से भी और ये जो आप उम्मीद काम करते करते हैं अपनी जिंदगी में, वो काफी उत्पादक और फलदायी होना चाहिए। और जिस भी समाज में आप हैं, उस समाज के प्रति, उस समुदाय के प्रति आपका एक योगदान होना चाहिए। ये सबसे लेटेस्ट डेफिनेशन है डब्ल्यूएचओ का, आप सब लोग वाकिफ होंगे। लेकिन कई बार जब मैं इस डेफिनेशन को देखता हूं तो मुझे पुराना डेफिनेशन याद आता है, जब डब्ल्यूएचओ का जो मुख्य फोकस था वो इस चीज पर था कि जो हमारे लाइफ में सामान्य और असामान्य के बीच की जो खाई है, उसके बारे में ज्यादा फोकस था। अभी क्योंकि पूरा का पूरा एक पॉजिटिविटी की तरफ ओरिएंटेड है दुनिया का हर कार्यक्रम, तो उसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य भी, और इस वजह से इतने लच्छेदार भाषा में इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिखी गई हैं। बहुत जल्द डॉक्टर मिथिलेश जी ने जो टॉपिक दिया है वो कि करंट सिनेरियो में हमारे पास क्या चैलेंजेस हैं। और जैसा कि कुलपति महोदय थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे कि एक सब्सटेंशियल परसेंटेज है हमारे देश में उन लोगों का जिनको मानसिक रूप से जो बीमार हैं। करीब करीब ये अनुमान है कि हमारे यहाँ हर छठा व्यक्ति जो हिंदुस्तान में है, उसको अपनी जिंदगी में किसी न किसी समय किसी न किसी तरह की मानसिक समस्या की का सामना करना पड़ा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अभी 2020 में जब हम लोग जानते हैं कि हम करीब करीब 138 करोड़ के आसपास में हमारी संख्या है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये भी मानना है कि हम लोग अभी 2020 में करीब करीब 20% जो हिंदुस्तानी होंगे उनको मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम्स होंगी। तो जनसंख्या के हिसाब से अगर आप अंदाजा लगाएं तो मोटा मोटी रखिए करीब 28 करोड़ लोग होंगे इस हिंदुस्तान में इस साल 2020 में, जिनको समस्या होंगे, जिनको इस बात का सामना करना पड़ेगा कि उनको कोई ना कोई मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम है, या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई समस्या है, या मादक द्रव्यों के सेवन से जुड़ी हुई कोई समस्या है, सब्सटेंस अब्यूज से रिलेटेड। इनफैक्ट अगर आप अभी हाल फिलहाल जो अब न्यूज चल रहा था सुशांत सिंह राजपूत के देहांत के बाद, पूरा का पूरा कई दिनों तक मीडिया का पूरा फोकस जो है वो मादक द्रव्यों के खरीद फरोख्त और सेवन से जुड़ा हुआ था। कहने को लोग कह रहे थे कई सारे लोग कि ये एक्सेसिव फोकस है, एक खास ग्रुप के प्रति इसका ज्यादा इंक्लिनेशन है, वो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हकीकत ये नहीं है। हकीकत यह है कि अगर आप मेंटल, न्यूरोलॉजिकल और मादक द्रव्य का जो सेवन है, तीनों को मिला दें तो 20% भारतीय, करीब करीब 28 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको ये समस्या है। और जैसा कि कुलपति महोदय बता भी रहे थे कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा डिस्पैरिटी है। डिस्पैरिटी इस सेंस में है कि हमारे यहाँ जो संख्या, वो संख्या जिनको के मानसिक रोग है, जिसको तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है, और जिनको मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित विकार है, उनकी तुलना में अगर आप जो ट्रेड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है उनकी संख्या देखें तो बहुत सीमित है ना। अभी जो अनुमान है वो 4000 का है ना, कि हम 4000 हैं केवल। और क्योंकि मिथिलेश जी ने टॉपिक रखा है कि जो समसामयिक परिस्थिति है, तो जानते आप सब हैं, आप सब ज्ञानी पुरुष हैं, तो मुझे कुछ बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं यह बताने की कि हमारे यहाँ एक लिव्ड एक्सपीरियंस है, जो हमारा अनुभव रहा है इस लॉकडाउन पीरियड में, वर्तमान पिछले रख लीजिए 8-9 महीने, कम से कम जो 8-9 महीने का जो हमारा अनुभव रहा, मुझे लगता है कि कई सारी चीजें तो हमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखी, हम सबको दिखी, बट कुछ चीजें ऐसी रह गई जो हमारे ध्यान में नहीं आ पाई। तो मैं कोशिश करूंगा बस चंद शब्दों में यह बताने की वो कौन सी चीजें थी जो हमारे सबके जहन में आई, और वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे
ध्यान में नहीं आ पाई, जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनका संबंध सीधा सीधा हमारे मानसिक स्वास्थ्य से है। हम लोगों ने लॉकडाउन देखा, अनलॉकडाउन की प्रक्रिया देखी, फिर ब्रीफ लॉकडाउन कई सारे शहरों में हुए, और अभी भी बता रहे हैं, मीडिया लोग वाले लोग बताते हैं कि अभी अनलॉक 5 की प्रक्रिया जारी है। इस पूरे लॉकडाउन और अनलॉकडाउन के प्रोसेस में हम लोगों ने बहुत सारी सफरिंग देखी। सामाजिक रूप से कई सारे वर्ग थे जिनको विशेष कष्ट का सामना करना पड़ा। कष्ट हम सबको हुए, बट कुछ वर्गों को बहुत ज्यादा हुए। एक मास माइग्रेशन भी हुआ, पलायन हुआ, लाखों की संख्या। हालांकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा कि कितने मजदूर पलायन किए, इसकी संख्या मेरे पास नहीं है, पर अनुमान लगाया जा रहा है कि ये संख्या लाख है। पर वह चीज जो इस लॉक अनलॉकडाउन, सोशल सफरिंग और मास माइग्रेशन में हमारे ध्यान से थोड़ी बहुत बाहर रह गई, कई लोगों के ध्यान से, वो जो पॉजिटिव साइड था, समाज सेवा। हम में से कितने ही लोग थे जो खाना बना बना करके पैकेटों में दे रहे थे, चप्पल बांट रहे थे, दवाइयां बांट रहे थे। तो समाज सेवा, जो सोशल सर्विस है, उसका भी एक बड़ा ही सजा हुआ सा चेहरा सामने आया। और जो निगेटिव चीज हम लोगों को सामने आई हमारे, कि वो ये कि कई सारे लोग जिनको एकांत में भेजा गया, कहा गया कि आप सोशल आइसोलेशन में रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, एक कन्फाइंड लाइफ हो गया है ना। कुछ महीनों के लिए हम एकांतवास में चले गए, और मानसिक रूप से हम एकांतवास के लिए डिजाइंड ही नहीं है। बायोलॉजिकली हमारा जो सिस्टम है वह भी डिजाइन नहीं है। तो बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली हम इसके लिए डिजाइंड ही नहीं है, और इस वजह से हम में से कई लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। खासतौर से अगर आप 2019 से 2020 के बीच में जो डिप्रेशन के केसेस हुए, और जो सुसाइड के केसेस हुए, और सुसाइड के कारणों पर भी अगर आप जाएं, उसमें भी कुछ परिवर्तन देखने को मिला। दूसरी एक चीज जो हम लोगों ने देखी वो कि एक स्पेशल इम्फेसिस था, विशेष रूप से ध्यान दिया गया था कि हम हाथ धोने के ऊपर, सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के प्रति, और मास्क इस्तेमाल करने के लिए, इन 3 चीजों के प्रति विशेष रूप से फोकस था। पर वह चीज जो इसके साथ जुड़ी हुई थी और शायद कई लोगों का ध्यान न गया हो, वो था कि एक रिपीटेटिव बिहेवियर जो है, बार बार आप जिस चीज को करने को कहते हैं, ये एक बीमारी का भी लक्षण हो सकता है। एक ओसीडी नाम की एक बीमारी होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव एक बीमारी होती है, उसका भी लक्षण हो सकता है। जिन लोगों को ये समस्या रही होगी, शायद उनकी समस्याओं में इजाफा आ गया हो। एक डिस्ट्रस्ट भी डेवलप किया, शक, है ना, कि हम आपसे हाथ नहीं मिला सकते, आप हमको छू नहीं सकते, आप मेरे दायरे में नहीं आ सकते, आप मेरे घर नहीं आ सकते। और इस डिस्ट्रस्ट, इस शक के साथ साथ एक आत्म सुरक्षा का भाव भी था, कि हमारी पहली प्रायोरिटी हमें अपने आप को सुरक्षित रखने की है। तो आपके पड़ोस में, आपके मित्र में, आपके समाज में कोई भी हो जिसको कि ये समस्या हुई हो कोरोना से रिलेटेड या किसी अन्य चीजों से रिलेटेड, लेकिन क्योंकि ये कोरोना काल था और इस वजह से हमने अपनी सुरक्षा को ज्यादा वरीयता दी, और हमारी आत्म सुरक्षा जो है उसके साथ जो हमारा डिस्ट्रस्ट था, जो शक था कहीं मुझे भी न संक्रमण हो जाए, इस चीज ने कैसे रोल प्ले किया, यह भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट है। दूसरी एक चीज जो हम लोगों ने पूरे इस कोरोना काल में देखी, वो ये कि हमारा जो पूरा फोकस था वो हमारे मेडिकल स्टाफ और पुलिस स्टाफ के प्रति था। निश्चित तौर पर उन लोगों ने बेहतरीन अपनी सेवाएं दी, और उन पर कई जगहों पर उनके प्रति उनको अटैक भी किए गए। लेकिन जो एक खास चीज आप देखिए, वो ये कि इस पूरे लॉकडाउन की प्रक्रिया में कुछ महीने अगर शुरू की छोड़ दें, कुछ समय अगर इस समय की छोड़ दें, तो ये पूरा का पूरा जो समय था उसमें टीचिंग कम्युनिटी ने भी काफी कुछ सहा। जो शिक्षकों का एक समुदाय है, हम लोगों में से कितने ही लोग होंगे जिन लोगों ने ठीक से स्मार्टफोन को भी इस्तेमाल नहीं किया होगा। और आज देखिए, कई संख्या में हम लोग कई सारे वेबिनार्स में अटेंड कर रहे हैं हम लोग। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि कोई गाड़ी में है, कोई घर के बाहर है, कोई ऑफिस में है, हर आदमी हर जगह पर है। तो नंबर ऑफ डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, है ना, जो उपकरणों की संख्या है, प्रकार है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, इतनी सारी चीजें हो गई, और हम
लोगों ने कभी, ऐसे कई सारे समुदाय हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग एजुकेशन क्षेत्र से जुड़े हुए, इसलिए मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। तो इन लोगों ने भी अपनी एक बेहतरीन सेवा दी, और ये चीज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज उतनी रिकॉग्नाइज नहीं हुई जितने कि हम लोगों ने पुलिस फोर्सेस और बाकी चीजों को रिकॉग्नाइज किया। वर्क फ्रॉम होम का एक कल्चर हम लोगों ने अचानक से डेवलप कर लिया, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में हम लोगों ने ऑफिस को पूरा का पूरा घर तो ले आए, लेकिन हम लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि उन घरों में क्या होता होगा जिनमें वर्किंग पेरेंट्स हैं, दोनों ही माँ बाप दोनों ही काम कर रहे हैं और कोई और नहीं है बच्चे का ध्यान रखने के लिए। तो जो पेरेंटल सुपरविजन है उसका क्या होगा, और बिना पेरेंटल सुपरविजन के छोटे से लेकर बड़े उनका क्या होगा, और अन्य तरह के सुधार आए, है ना। संसद ने कृषि सुधार विधेयक लाया, चीन के साथ तनाव के भी समाचार कितने दिनों तक मीडिया में चले, फिर मादक द्रव्य से जुड़ी हुई चीजें चली, फिर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से रिलेटेड जुड़ी चली, फिर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई चीजें चल रही हैं। तो एक पूरा का पूरा बंडल है मीडिया एक्सपोजर का। लेकिन मीडिया के एक्सपोजर में एक खास चीज है, वो है कि लगातार विकट जो खबरें हैं उनका शोर आपको सुनाई देता है। चीन के साथ कब आक्रमण हो जाए, इंडिया कब अटैक कर दे या चाइना कब अटैक कर दे, कोई ठीक नहीं है। यह शोर कुछ दिनों तक चला। रिया चक्रवर्ती ने क्या किया, ये शोर कुछ दिनों तक चला। फिर हाथरस में क्या घटना घटी, ये शोर कुछ दिनों तक चला। तो खबर और शोर का जो मिश्रण है वो भी एक हकीकत है, और हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने शायद इस बात पर ध्यान न दिया हो, खासतौर से जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं वो मानेंगे भी नहीं शायद इस बात को। लेकिन ऐसे कई सारे रिसर्च हैं जो बताते हैं कि हम लोगों ने वाकई मीडिया एक्सपोजर की वजह से भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। और बकायदा आप देखेंगे कभी इस तरह के वेबिनार अगर आप अटेंड करें या इस तरह के रिसर्च पेपर पढ़ें तो आपको डिटेल मिलेगा कि किस तरह की खबरों की वजह से किन देशों में प्रतिशत में कितना उछाल आया। जो मैं शुरू में चर्चा कर रहा था कि हमारे पास करीब करीब 28 करोड़ लोग होंगे 2020 में जिनको मानसिक स्वास्थ्य जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी जरूरत है, और संख्या महज 4000 है। और हमसे पूर्व जो जिन वक्ताओं ने फोकस किया, एक विशेष फोकस था और आमतौर पर रहता है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, हम ये बताते हैं कि वो युवा पीढ़ी कितनी दूर हो गई है सामाजिक चेतना से, सामुदायिक चेतना से, सांस्कृतिक चेतना से, और ऐसा लगता है हम लोगों को कि जो युवा पीढ़ी है वो इससे ज्यादा ग्रसित है। तो मैं थोड़ा सा इससे इतर अपनी बात रखना चाहता हूँ क्षमा के साथ, कि डेटा ये बताता है कि समस्या युवा पीढ़ी में ज्यादा नहीं है, समस्या 30 से 50 साल के बीच लोगों में सबसे ज्यादा है। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है, शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है, निम्न आयु वर्ग में ज्यादा है, और 30 साल से 49 साल, 50 से एक कम, इस आयु वर्ग में सबसे ज्यादा है। और इसके बाद जो 60 साल से ऊपर है उनमें फिर बहुत ज्यादा है। तो हमारा अर्बन एरिया में रहना, हम सब अर्बन क्षेत्र में अभी हैं, अगर आप लो इनकम ग्रुप के हैं और अगर आप 30 से 50 के बीच हैं या 60 के बाद के हैं तब ज्यादा समस्या है। और आंकड़े ये भी बताते हैं कि हिंदुस्तान में वे सारे लोग जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है अर्बन एरिया में भी केवल 70%, 70% लोग ही ऐसे हैं जिनको कि ये सेवा मिल पाती है। 30% लोग अभी भी डॉक्टरों से नहीं मिलते हैं, उनको अभी भी जो आवश्यक जो उनको एक हेल्प मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। अगर आप देखें कि हमारे यहाँ जो लाइफ टाइम प्रेवलेंस रेट है बहुत ज्यादा का फर्क है, मतलब विविधताओं से भरा हुआ ये देश है। हमारे यहाँ जो लाइफ टाइम प्रेवलेंस है, जिंदगी भर के लिए अगर समस्या को हम देखें तो सबसे कम 8.1% असम में है, और आप अगर सबसे ज्यादा देखें तो 19.9% ये मणिपुर में है, और ये दोनों उत्तर पूर्व के हैं राज्य। हमारे उत्तर प्रदेश में 8.7% लाइफ टाइम प्रेवलेंस है। तो सोचिए करीब करीब 9% उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं वो जिंदगी भर के लिए किसी न किसी मानसिक रूप
की समस्या से ग्रसित हैं और उनको हेल्प करने के लिए प्रोफेशनल्स की संख्या बहुत ही कम है। तो जो साइकियाट्री के क्षेत्र में है, साइकियाट्रिक सोशल वर्क के क्षेत्र में है, सोशल वर्क के क्षेत्र में है, साइकोलॉजी के क्षेत्र में है, नर्सिंग के क्षेत्र में है, साइकियाट्रिक नर्सिंग उसमें भी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, सोशियोलॉजी के लोग हैं, होम साइंसेस के लोग हैं। हम लोगों के पास बहुत कुछ है ऐसा करने को जो हम पूरी तन्मयता के साथ हम समाज के लिए कर सकते हैं। एक बस एक छोटी सी जानकारी और आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ कि जो मैंने बताया कि 30 से 50 साल के बीच के लोगों की जो समस्या है, उसमें भी एक अजीबोगरीब सा पैटर्न है, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जैसे जो 40 से 50 के बीच में है, वो मुख्य रूप से वो साइकोटिक डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर है उनको, डिप्रेसिव डिसऑर्डर है और न्यूरोटिक और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, वो 40 से 50 साल के बीच के लोगों के लिए है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यही उम्र होती है जब आपके बच्चे 10वीं 12वीं की परीक्षा दे रहे होते हैं। अगर अर्ली मैरिज है तो वो बच्चे कॉलेजेस में होंगे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लाइफ में सेटलमेंट, इस तरह की चीजें भी होंगी उसी समय। 50 से 60 के बीच की अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो सब्सटेंस अब्यूज की प्रॉब्लम है वो इस एज में है। तो हम जो अभी न्यूज देख रहे थे कि दिल्ली में फिल्म वालों की दुनिया में सब्सटेंस अब्यूज का रेट क्या है, सब्सटेंस अब्यूज का मैक्सिमम परसेंटेज जो है 29.4% जो प्रेवलेंस है वो 50 से 60 साल के बीच के लोगों में है। तो ऐसा क्या होता होगा 50 साल की उम्र में आते आते कि सब्सटेंस अब्यूज बढ़ जाता है लोगों में। लाइफ टाइम प्रेवलेंस में औरत और मर्द में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। पुरुषों को 1.5% पुरुष हैं जिनको कि हम जिंदगी भर के लिए कोई ना कोई बीमारी होती है। महिलाओं में बस 0.2% की कमी है, 1.3% फीमेल्स हैं जिनको कि ये समस्या है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि डिप्रेशन जैसी जो समस्या है या जिंदगी भर के लिए जो मानसिक रोग की समस्या है वो महिलाओं में ज्यादा है। करीब करीब 3% महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको डिप्रेशन होता है। लेकिन अगर आप सब्सटेंस अब्यूज और अल्कोहल अब्यूज की घटना देखें तो करीब 9.1% मेल्स हैं जिनमें ये समस्या है। फीमेल्स में बहुत कम है, 0.5% है। तो बहुत ज्यादा का फर्क है महिलाओं और पुरुषों में। तो अगर लाइफ टाइम प्रेवलेंस में हम लगभग बराबर हैं और डिप्रेशन अगर उनको ज्यादा है तो फिर अल्कोहल अब्यूज और सब्सटेंस अब्यूज की समस्या पुरुषों में ज्यादा कैसे होगी, है ना। उसी तरह से अगर आप स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर देखें तो आंकड़े बताते हैं कि फिर ये फीमेल्स में ये ज्यादा है। जबकि जो बाइपोलर समस्या है, कभी खुशी कभी गम वाली जो समस्या है, ये पुरुषों में ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन महिलाएं भी बहुत पीछे नहीं है, 0.6 0.4 मतलब बस 0.2% का केवल फर्क है दोनों में। मैं एक दूसरी चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो बेसिकली जो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था 2015-16 में। मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूं क्योंकि वक्त में ज्यादा नहीं लूंगा, 12 बजे तक इसको संपन्न होना है। तो मैं बस थोड़े से में अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो मेंटल हेल्थ नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ हिंदुस्तान में 2015-16 में, उसने ये भी बताया कि राज्यों के बीच में भी बहुत ज्यादा का फर्क है। जैसे अगर हम न्यूरोटिक बीमारियां लें या जो स्ट्रेस है, जो तनाव से जुड़ी हुई समस्या है, तो असम और झारखंड के बीच में या मणिपुर और राजस्थान के बीच में करीब करीब 10 गुना फर्क है। 1:2 का डिफरेंस, 1:10 का डिफरेंस है इन राज्यों के बीच में। और क्या एग्जैक्ट रीजन है? एक तो ठीक है, एक न्यूरोलॉजिकली आप प्रीडिस्पोज्ड हैं, आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर है वो एक कल्चरल डिफरेंस है, एक सोशल डिफरेंस है। सोशल कल्चरल एस्पेक्ट पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट का। और जिस हाथ धोने की चर्चा हम कर रहे थे कि हाथ धो बार बार और सैनिटाइजर लगाइए हाथ में, मास्क पहनिए बार बार, हम उन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं जिनको कभी क्लिनिकल साइकोलॉजी वाले और साइकेट्री वाले ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का लक्षण मानते थे। और हिंदुस्तान में 0.6% प्रेवलेंस रेट था अभी तक, लॉकडाउन के पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो 0.6% जो इंडियंस थे उनको ओसीडी की समस्या थी,
और अगर आप यूरोप से तुलना करें तो यूरोप में लगभग 2% लोग थे जिनको ओसीडी की समस्या। अमेरिका में अगर आप देखें तो 3% वहाँ का पॉपुलेशन है, लेकिन उनका 2-3% जो है ना पॉपुलेशन का, वो बहुत कम है हमसे, क्योंकि हमारी संख्या 138 करोड़ है, तो हमारा 0.6 भी उनके 2.32% या 3% का जो आंकड़ा है उससे कहीं ज्यादा है। तो परसेंटेज में हम बहुत छोटे दिखते हो, लेकिन जब उसको आप नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हम यूरोप और अमेरिका दोनों से आगे निकल जाते हैं। और ऐसे समय में जबकि एक भय का भी वातावरण हमारे मन में आया, संक्रमण का भाव भी आया, और जब गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई, जब आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स कई दिनों तक रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, जब ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के थ्रू मुखातिब होते थे, तो उसमें कभी कहीं भी आइसोलेशन की चर्चा नहीं हुई कि जब भी हम इन चीजों को टेस्ट करेंगे तो हम कहीं ना कहीं हम सुसेप्टिबिलिटी भी चेक करें कि जिनको हम फोर्स्ड आइसोलेशन में भेज रहे हैं या जिन लोगों के लिए हम सोशल डिस्टेंसिंग हम रेकमेंड कर रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो भी करवा रहे हैं, तो क्या वाकई उन लोगों के अंदर ये टॉलरेंस है। अगर आप सुसाइड के आंकड़े देखें तो लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हुई है इस सिलसिले में, और यह चूक नहीं हुई होती अगर हम लोगों ने इस बात का भी ध्यान रखा होता कि हम आपकी वायरस के प्रति आपकी वनरेबिलिटी जब चेक करेंगे तो उसके साथ साथ हम आपकी जो साइकोलॉजिकल वनरेबिलिटी है, आइसोलेशन न बर्दाश्त कर पाने की और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से लंबे समय तक एकदम लोगों से विलग तरीके से न रह पाने की, अगर हम उसको भी चेक करते तो ये नंबर जो है वो कंटेन हो गया होता। तो ये चीज नहीं हो पाई, और हमें लगता है कि इस चीज को बहुत ही स्पष्टता के साथ हमें लगता है कि ये रखने की आवश्यकता है, जहां हम सब लोग, मनोविज्ञान से जुड़े हुए लोग, सोशियोलॉजी से जुड़े हुए लोग, होम साइंसेस से जुड़े हुए लोग, सोशल वर्क एरिया से जुड़े हुए लोग, ये सारे लोग अगर इन बातों को बड़े ही इम्फेसिस के साथ अगर रखते हैं, आप वेबिनार में रखें, आप अखबारों में रखें, आप मैगजीन्स में रखें, आप रिसर्च आर्टिकल्स में रखें, रिसर्च जर्नल्स के माध्यम से, जो भी माध्यम है, सोशल मीडिया एक माध्यम है, आप जिस भी मीडिया के माध्यम से आप ये जानकारियां लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, खास तौर से जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक ये बात पहुंचानी बहुत बहुत जरूरी है। एक चीज मैं और यहाँ चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि कहीं पर चर्चा में ये बात आई कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप हैं तो आप अंडर प्रिविलेज्ड हैं। जो आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के प्रेवलेंस रेट हैं, अगर आप उनको देखें, खास तौर से मैं दो बीमारियों पर चर्चा करना चाहता हूँ, एंजाइटी न्यूरोसिस और हिस्टीरिया। अगर आप ये देखें, एंजाइटी के मामले में अर्बन और रूरल क्षेत्र में डिफरेंस नहीं है, 100:106 का रेशियो है, तो केवल 6 व्यक्तियों का फासला है। इसका मतलब है कि अर्बन और रूरल क्षेत्र में जो एंजाइटी है ना, ये लोगों को बराबर रूप से है, चिंता बराबर रूप से है। तो चिंता किन चीजों की है ना? समय की कमी है, लेकिन मुझे लगता है कि इन चीजों पर अवश्य आप विचार करें और इसकी चर्चा करें, क्योंकि हम बार बार इस चीज को कहते हैं कि देखिए अर्बन क्षेत्रों की ये समस्या है। हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि रूरल क्षेत्र में भी उतना ही तनाव है ना, उतनी ही चिंता है। तो अगर एंजाइटी न्यूरोसिस की समस्या ज्यादा है रूरल क्षेत्रों में भी, और निश्चित तौर पे कारण एक नहीं होंगे, तो कारण क्या है? जो चर्चा हो रही थी कि हमारे पास 1 लाख रुपए का फोन है या 15,000 रुपए का फोन है, ये है, ये हकीकत है। आप जो बता रहे हैं सर, ये बिल्कुल सच है। लेकिन इसके अलावा भी कारण होंगे, क्योंकि जिनके पास 1200 रुपए का फोन है उनके बीच भी इसका प्रेवलेंस ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि वजहें अलग हो सकती है, कारण अलग हो सकते हैं, पर समस्या की कमी नहीं है। और इसका मतलब है कि निदान जब हमें उनको देना है तो अर्बन और रूरल दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए हमें निदान देना पड़ेगा। दूसरा जो मैं आपसे एक जिक्र करना चाहता हूं वो हिस्टीरिया का है। कई बार जब आप न्यूज देखते होंगे तो देवी प्रकट हो जाती है और भूत आ जाता है और भूत उतारा जा रहा है, ऐसी तमाम खबरें जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा आती हैं, शहरी क्षेत्रों से बहुत कम आती हैं। तो हिस्टीरिया की अगर आप समस्या देखें, ये हिस्टेरिक रिएक्शन है, इस तरह की चीजें जो देखने को मिलती हैं,
और जो रीजनल चैनल्स हैं इन पर तो हमें लगता है लगभग रोज ही इस तरह की खबरें आती हैं। कभी कभी नेशनल चैनल वाले भी इसको दिखलाना शुरू कर देते हैं। हिस्टीरिया में रूरल क्षेत्रों में ये समस्या कहीं ज्यादा है, लगभग 66% ज्यादा है अपने हिंदुस्तान के रूरल क्षेत्रों में हिस्टीरिया की समस्या। तो ये दो चीजें, एक तो ये कि जो लाइफ टाइम प्रेवलेंस है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का वो बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान में। परसेंटेज वाइज बहुत कम है 0.6, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में बहुत ज्यादा है, क्योंकि 0.6% ऑफ 138 करोड़, तो ह्यूज संख्या ये बन जाती है ये। और उसमें जो अभी जो वर्तमान की जो समस्या थी, मास्क बराबर लगा कर रखिए नहीं तो चालान भी कट जाएगा, आपके अपने घर वाले भी कहेंगे मास्क क्यों नहीं है, हाथ क्यों नहीं धोए, बार बार सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए। मार्केट में तो शुरू के दिनों में सैनिटाइजर भी समाप्त हो गया था। सोचिए कि आपका ये ऑब्सेशन हो और साथ में ये चिंता भी बढ़ जाए कि सैनिटाइजर भी खत्म हो गया, है ना। और जब आप पूरा कई महीनों तक मास्क पहन लें तो अचानक से एक दिन आपके पास ICMR का रिवाइज्ड गाइडलाइन आए और बताया जाए कि जो आप N95 मास्क को समझ रहे थे कि बहुत ही वायरस प्रोटेक्टिव है, ये नहीं है। तो एक अमेजिंग है कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी से मिलने वाली जानकारी है या जो गवर्नमेंट चैनल से मिलने वाली जानकारी है, उसमें भी इतने ड्रास्टिक रिविजन्स होते हैं। तो हमें लगता है कि इस तरह के सडन ड्रास्टिक चेंजेस के प्रति भी हमारा टॉलरेंस बहुत कम होता है ना। हमें लगता है कि हम छले गए, हम ठगे गए, है ना। हमने 100 रुपए का मास्क खरीद के लाए और हम 2 महीने पहनने के बाद आपने हमसे कहा कि भैया ये मास्क तो किसी काम का नहीं है। तो क्या ये व्यापार की वजह से इसको प्रमोट किया जा रहा था, या वायरस की वजह से किया जा रहा था, या हेल्थ कंसर्न से किया जा रहा था, या जानकारी नहीं होने की वजह से हो रहा था? ये चीजें कभी नहीं बताई गई हम लोगों को। खैर, अगले वक्ता को मैं ज्यादा देर रोकना नहीं चाहूंगा। एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर मुझे 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक ये कि अभी मैं बहुत हाल फिलहाल की स्टडी है 2020 के जून जुलाई में पब्लिश हुई एक रिसर्च मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि मुझे जरूर चर्चा करनी चाहिए इसकी, क्योंकि मोरालिटी की बात हो रही थी। पहले के तीनों स्पीकर्स ने इस पर थोड़ा सा टच किया इस इशू को। मनोविज्ञान में एक शब्द इस्तेमाल होता है कि एक नैतिक चोट, मोरल इंजुरी। तो हमने हमारे मन में एक कुछ नैतिक विश्वास है, वह कोई भी चीज जो मेरे नैतिक विश्वास के एकदम खिलाफ चला जाए, अगर मुझे वो करना पड़े तो मेरी नैतिकता को चोट पहुंचती है ना। इसको मोरल इंजरी का शब्द दिया गया इसके लिए। अब आप सोचिए, शायद कल आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा हो ये न्यूज में कि हाथरस की घटना में इन्वॉल्व जो 2 लोग थे उस थाने के, उनका स्टिंग ऑपरेशन एक चैनल ने किया और वो दिखला रहे थे, जिसमें पुलिस वाले ये स्वीकार कर रहे थे कि उन्होंने ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया और ये गलत था, उनको ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये मुझे इस तरफ इंगित मैं करना चाह रहा हूं कि मेडिकल साइंसेस में और पुलिस फोर्सेस में ये सामान्य परिस्थितियों में भी ये तनावपूर्ण पेशा है, ये तो हम सब जानते हैं कि डॉक्टर की जिंदगी बहुत ही तनावपूर्ण है और पुलिस वालों की जिंदगी भी बहुत तनावपूर्ण है। लेकिन उस तनावपूर्ण जिंदगी में जहाँ की आपके ऊपर कुछ शारीरिक मांगे हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक तनाव है, उसके अलावा एक सिस्टेमिक फेलियर भी है। जो कार्य प्रणाली है, जो जिस तरह से पूरे कार्य को संपादित करने के लिए जो सिस्टम बना है, वह भी एक अप्रभावी एक सिस्टम है और उसमें आप काम करते हैं और आप भले उस समय आप उस चीज को डिफेंड करें, लेकिन मोरली आपको लगता है कि ये जो अगला व्यक्ति कह रहा है वो सही कह रहा है और जो जिस बात पर मैं अड़ा हुआ हूं ये गलत है, भले आप प्रकट रूप में उसको स्वीकार न करें। और मोरल इंजुरी का बहुत बड़ा प्रभाव है मेंटल हेल्थ पे। ये बस कुछ महीने पहले ये रिसर्च पेपर छपा, मुझे लगा कि बहुत ही अच्छी जानकारी है ये। और उन पेशों में जिनमें बर्नआउट बहुत होता है, मेडिसिन और पुलिस तो हम लोगों ने चर्चा की, एकेडमिक एरिया भी एक ऐसा एरिया है जहाँ के हम कांस्टेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में होते हैं। अगर मैं भी अभी बोल रहा हूँ और आप सब सुन रहे हैं और आपके मन में एक धारणा बन रही है कि अरे इतनी बड़ी बड़ी तो तारीफों की पुल बांध रहे थे, ये तो बहुत साधारण सी बात है ना, ये कौन नहीं जानता, ये कौन सी बात है ना। हम सब के अंदर ये भाव आते हैं, है ना। अरे इससे अच्छा तो मैं भी इस चीज को बता सकता था, ये व्यक्ति गलत बता रहा है, वो व्यक्ति सही बता रहा है, वो पुलिस वाला गलत था, ये डॉक्टर गलत है, ये सरकार गलत है, वो अधिकारी गलत है।
तो वो पेशे जिसमें कि आप कांस्टेंट इवैल्यूएशन में हैं, और उस कांस्टेंट इवैल्यूएशन में जहां के एकेडमिक क्षेत्रों में आप ऑनलाइन हैं, बच्चों के पेरेंट्स सुन रहे हैं, बच्चा भी सुन रहा है, बच्चा ऑनलाइन आपको चेक भी कर रहा है कि आप कहाँ से, किस इंटरनेट की साइट से आप डाउनलोड करके बोल रहे हैं या बोल रही हैं, उच्चारण कैसा है आपका, डायलेक्ट कैसी है आपकी, एक कांस्टेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है। तो जो हम पुलिस फोर्स में अब तक हम देख रहे थे और मेडिकल फ्रेटर्निटी में, वो हमारे एकेडमिक फ्रेटर्निटी में भी है, और ये अब तक रिसर्च नहीं हुआ है। तो आप लोग जब नए अपने पीएचडी स्टूडेंट्स को या एमफिल स्टूडेंट्स को या इवन मास्टर्स डिसर्टेशन के लिए भी अगर आप टॉपिक चूज कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी एक चीजें हैं जिस पर आप फोकस करा सकती हैं अपने बच्चों को। और मुझे लगता है कि क्योंकि ये लिमिटेड टाइम पीरियड का सेशन है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करूंगा। और विशेष रूप से मैं अग्रसेन परिवार के तमाम सदस्यों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, कुलपति महोदय का। मुझे पता है कि ये व्यस्त समय है, सबके लिए व्यस्त समय है, और आज का दिन जबकि मतलब कई कई कार्यक्रम होते हैं, हर किसी की व्यस्तता होती है, तो मैं साधुवाद अपनी तरफ से ज्ञापित करना चाहता हूं कि मुझे मौका मिला, और मिथिलेश जी का आदेश था, इसलिए उनके आदेश का मैं पालन किया। अब एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जज जी। आप आदेश शब्द का प्रयोग ना करें, ये मेरा निवेदन था, और निवेदन धनंजय और आप दोनों लोगों से था। आदेश नहीं दिया जाता, अपनों के बीच में बातें सिर्फ मान ली जाती हैं। आदेश की कहीं कोई बाध्यता नहीं होती, और हम जानते हैं आप दोनों को व्यक्तिगत तौर पर भी कि आप लोग कितने सहृदय हैं और कितने विनम्र हैं। तो आदेश शब्द बता बता के मेरा इमेज आप निगेटिव ना करें, मैंने आदेश नहीं दिया। और आपके उद्बोधन से, जैसा कि हम लोग को पहले से ही अपेक्षित था कि बहुत कुछ मेंटल हेल्थ के एरिया में न्यू इंसाइट डेवलप होगी, तो मेरे ख्याल से जितने लोग इससे जुड़े हैं उनको आगे की गाइडलाइन भी मिली, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी आपने छोड़े जो आगे के स्पीकर के लिए भी बैकग्राउंड है, और हमको भी सोचने पे मजबूर करता है कि मेंटल हेल्थ के एरिया में जितनी डिस्पैरिटी है, जितना डेमोग्राफिक अंतर है, वो किस कारण से है कि एक तरफ तो ये इतना ज़्यादा है, दूसरी तरफ कम है। रूरल एरिया, अर्बन एरिया के भी जो मिथ हैं वो भी आपने दूर किए, जैसा कि लोगों के दिमाग में पहले से बना हुआ है इस एरिया में काम करने वालों की। तो आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए ब्रजभूषण जी हम सब तहे दिल से आभारी हैं।